मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटाबर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी पाठ्यपुस्तिका का एक्सरसाइज 11.1 11.1 हल करना है। अब इस पर काम करना है, देखें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 11.1 का तीलियों के प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। चर का प्रयोग में किसका हम लोग प्रयोग करेंगे? n का, a का, x का, कुछ भी, लेकिन हम लोग प्रयोग करेंगे n का। अब देखिए अक्षर t का, t के रूप में तीलियों से प्रतिरूप तो a है। a यह एक्सरसाइज 11.1 है, 11.1। और क्वेश्चन नंबर है 1। यहाँ पर a है। a के लिए क्या है? t का प्रतिरूप के लिए हमको कितनी तीलियाँ चाहिए? t एक यह, मतलब हमको इसको बनाने के लिए 2 तीली चाहिए। ठीक, मान लीजिए हमको 100 t बनाना है, हमको 50 t बनाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका प्रतिरूप क्या है? 2n। मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, 2n लिख रहा हूँ, मतलब जितना t गुणते उतना 2, जितना t गुणते उतना 2, 2। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जितनी बार तुम कूदोगे उतना 2 रुपया दूंगा। मान लो तुम 50 बार कूदे 100 रुपया, 20 बार कूदे 40 रुपया, 150 बार कूदे 300 रुपया, मतलब उसमें 2 का गुणा करके। तो t के लिए क्या होगा? 2n होगा। फिर z, अक्षर z का प्रतिरूप। z के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? z एक तीली ऐसे, दूसरी ऐसे और तीसरी ऐसे। z को बनाने में 3 तीलियों का प्रयोग हो रहा है, तो bz, z को बनाने के लिए 3 तीली चाहिए और इसका प्रतिरूप क्या होगा? 3n। जितना हमको z बनाना होगा हमको इतना तीली चाहिए। कितना? 3n। फिर है c, अक्षर u का u के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। अब देख रहे हैं कि u को बनाने में u को बनाने में एक तीली ऐसे लगी है, दूसरी ऐसे लगी है और तीसरी ऐसे लगी है। मतलब u को बनाने में 3 तीलियों का प्रयोग किया जा रहा है। u को बनाने में 3 तीलियों का, यह तीलियों की संख्या है, यह तीलियों की संख्या है। और इसका प्रतिरूप मतलब जितना प्रतिरूप, जितने हमको चाहिए प्रतिरूप में, जेड प्रतिरूप का मतलब जितनी कॉपी, जितनी संख्या उसको बनानी होगी। प्रतिरूप मतलब उसका रूप जितना बनाना होगा। तो हमको क्या चाहिए इसके लिए? इसके लिए भी 3n चाहिए। 15z बनाना होगा तो 3 गुणते 15, 20z बनाना होगा 20 गुणते 3 गुणते 20। फिर है v अक्षर के लिए आप लोग देखिए, v अक्षर के लिए क्या है दे रहा है यहाँ पर? v, ये मतलब एक तीली ऐसे, एक तीली ऐसे, मतलब v को बनाने में कितनी तीली लग रही है? 2 तीली। तो इसके प्रतिरूप के लिए क्या हो जाएगा? 2n। ठीक, 2n।
ई के लिए देखिए 1 2 3 4 5, ई को बनाने में 5 तीली लग रही है। ई क्या है, एक ऐसे, दूसरी तीली ऐसे, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे और पांचवी ऐसे। ये 5 तीलियां लग रही हैं ई को बनाने में, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, 5 तीली चाहिए। और इसके लिए जो हम लोगों का प्रतिरूप होगा क्या होगा, 5n होगा। क्या होगा, 5n होगा। जितना हमको ई बनाना होगा उसमें 5 का गुणा कर देंगे तो उतना हमको तीली मिल जाएगा और उससे उतना हम लोग वांछित संख्या में ई बना लेंगे। फिर है एस। देखिए एस के लिए क्या है, 1 2 3 4 5। एस के लिए भी यह 5 कह रहे हैं। एफ एस तो एक ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर ऐसे है। 5 तीली, 1 2 3 4 और 5। यह हम लोगों का क्या बन गया, एस बन गया। क्या बन गया, एस बन गया। और एक एस बनाने में कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ रही है, 5। तो इसका भी प्रतिरूप क्या हो जाएगा, 5n। ठीक, 5n। फिर एस हो गया। अब जी पर है, अक्षर ए का प्रतिरूप बनाने के लिए। अब देखिए अक्षर ए का प्रतिरूप बनाने के लिए इन्होंने 1 2 3 4 5 6 का प्रयोग किया है, जबकि मैंने एक जगह कहा था कि इसके लिए 2 का प्रयोग, मतलब भाई ए का मतलब क्या है, एक ऐसे कर देंगे, एक ऐसे कर देंगे और एक ऐसे कर देंगे, 3 से भी काम चल जाएगा। लेकिन ये 6 का प्रयोग कैसे कर रहे हैं इसको देखा जाए। ये एक ऐसे कर दे रहे हैं, एक ऐसे कर दे रहे हैं। ये देखिए कंप्यूटर का सब है, ये हो गया। और फिर इसको नीचे ला दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, कंप्यूटर में ऐसे ही अक्षर आते हैं, लिखे जाते हैं, जहाँ शुरुआती दौर में सिखाया जाता है। तो इसमें कितना लगा, 6। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 6n। ठीक, यह प्रतिरूपों को बनाने के लिए हम लोगों को इतने तीलियों की आवश्यकता होगी। टी के लिए 2n, जेड के लिए 3n, यू के लिए 3n, वी के लिए 2n, ई के लिए 5n, एस के लिए 5n और ए के लिए 6n तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हम अक्षरों एल, सी और एफ के प्रतिरूपों के लिए नियमों को पहले से जानते हैं। ऊपर प्रश्न 1 में दिए कुछ अक्षरों में वही नियम प्राप्त होता है जो एल द्वारा प्राप्त हुआ था। वे अक्षर कौन कौन से हैं, ऐसा क्यों होता है। मतलब एल में 2 लगता है, तो अब देखा जाए किस किस अक्षर में लग रहा है। ए को तो इन्होंने ख़त्म किया, बी सी डी ई एफ जी एच आई, जे में भी नहीं, के, एल तो अपने आप है ही, एम नहीं, एन ओ पी क्यू आर एस टी। टी के लिए क्या है, 2n है। फिर 2n देखें, वी के लिए है, टी, यू नहीं, वी, बस। मतलब एल वाला प्रतिरूप कहाँ कहाँ हम लोग लगा सकते हैं, या क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, 2 कहाँ कहाँ एल के अतिरिक्त और किस में लगा सकते हैं, टी में और वी में। मतलब 2 तीलियों से ये दोनों अक्षर, तीनों अक्षर बन जाएंगे, एल, टी और वी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है। यह देखिए, यह केवल आप लोगों को सिखाया जा रहा है
बीजगणित धीरे धीरे आप लोगों को सिखाया जा रहा है। कल के डेट में ऐसा आएगा कि कोई भी सवाल आप केवल बीजगणित से ही हल करेंगे, आप इतने इसके आदती हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में कैडेट्स क्या होते हैं? कैडेट्स जो है, जो सैनिक के रूप में ड्रेस वगैरह पहन करके होते हैं, वो कैडेट्स कहे जाते हैं। किसी परेड में कैडेट्स मार्च कर रहे हैं, यूं मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं, ठीक। एक पंक्ति में कितने कैडेट हैं? 5 कैडेट हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैडेट्स जो है क्या कर रहे हैं? मार्च कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध होकर के मार्च किया जाता है, ये आप लोगों ने देखा होगा। और एक पंक्ति में कितने कैडेट हैं? 5 हैं। अब ये कह रहे हैं कि यदि पंक्तियों की संख्या मालूम हो, मान लीजिए 10 पंक्ति है तो कितने कैडेट हो जाएंगे? ये यदि 10 पंक्ति है तो कितने हो जाएंगे? 5 गुणते 10। क्यों भाई? 5 एक पंक्ति में है, 10 पंक्ति है तो गुणते 10 हो जाएगा। यह 16 पंक्ति है तो क्या हो जाएगा? 5 गुणते 16। यह मान लीजिए 22 पंक्ति है तो क्या हो जाएगा? 5 गुणते 22। मतलब जितनी पंक्ति होगी उसमें हम लोग 5 का गुणा कर देंगे। तो यह चीज़ क्या निकल कर के आ रही है कि पंक्तियों की संख्या यदि मालूम है तो कैडेट्स के लिए क्या आ जा रहा है? 5n। n क्या है? वेरिएबल है, इसका मान क्या है? हमेशा बदलता रह सकता है। यही कह रहे हैं ना कि यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो क्या हम लोग करेंगे? मतलब यहाँ हम लोग कह सकते हैं कैडेट्स की संख्या क्या होगी? कैडेट्स की संख्या क्या हो जाएगी हम लोगों की? 5 गुणते पंक्ति, ठीक। 5 गुणते पंक्ति। अब मान लीजिए पंक्ति 20 है तो क्या हो जाएगा? 5 गुणते 20। यदि पंक्ति 40 है, 35 है तो 5 गुणते 35। पंक्ति जो है 28 है तो 5 गुणते 28। मतलब जितनी पंक्ति होगी उसमें 5 का गुणा कर देंगे तो यह निकल करके क्या आ रहा है? 5n। n जहाँ हम लोग लिखेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे 5n, जहाँ n पंक्तियों की संख्या है। क्या लिखेंगे हम लोग? जहाँ n पंक्तियों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4, एक पेटी में 50 आम हैं, ठीक। एक पेटी में 50 आम हैं। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? बहुत बढ़िया। पेटियों की संख्या के लिए B का प्रयोग कीजिए। B मीन्स बॉक्स। कितना है? एक पेटी में कितना आम है? 50 है। एक पेटी में पेटी में 50 आम है। एक पेटी में 50 आम है। दो पेटी में कितना हो जाएगा? 50 गुणते 2। 10 पेटी में कितना हो जाएगा?
50 गुणते 10, 22 पेटी में कितना हो जाएगा? 50 गुणते 22। n पेटी में कितना हो जाएगा? आप देख रहे हैं ना, 50 में उन संख्याओं का गुणा हो रहा है, तो n पेटी में कितना हो जाएगा? पेटियों की संख्या b, यहाँ b लिखिए। b बॉक्सेज में कितना हो जाएगा? 50 गुणते b बराबर 50b। ठीक, बहुत सिंपल सवाल है। 2 पेटी में 50 गुणते 2, 10 में 50 गुणते 10, मतलब जितनी पेटियों की संख्या हो रही है उसमें हम लोग 50 का गुणा कर दे रहे हैं। तो बी पेटी में क्या हो जाएगा? 50 गुणते बी बराबर 50b। अब क्वेश्चन नंबर हमका अगला है 5। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। एक विद्यार्थी को कितना पेंसिल दिया जा रहा है? 5 पेंसिल। एक स्टूडेंट को कितना पेंसिल दिया जा रहा है? 5 पेंसिल। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बतला सकते हैं? विद्यार्थियों की संख्या के लिए s का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वैसे ही लगाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5। जैसे एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को कितना दे रहे हैं पेंसिल? वह 5 दे रहे हैं। एक विद्यार्थी को कितना दे रहे हैं? 5 गुणते 1। 2 विद्यार्थी को कितना देंगे? 5 गुणते 2। 5 विद्यार्थी हैं तो कितना देंगे? 5 गुणते 5। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 1 2 5। मान लीजिए यह 28 है, 28 विद्यार्थी को कितना देंगे? 5 गुणते 28। यदि 100 विद्यार्थी हैं उनको कितना देंगे? 5 गुणते 100। मतलब जितना विद्यार्थी होंगे उसमें 5 का हम लोग गुणा करेंगे, उतना पेंसिल वांछित होगी, उतनी पेंसिल मास्टर साहब के पास, अध्यापक जी के पास चाहिए। तो अब यदि एस स्टूडेंट हो जाएं तो इसके लिए हम लोगों को प्रतिरूप क्या आएगा? 5 गुणते एस। 5 गुणते एस बराबर 5s। 5 गुणते एस बराबर, जैसे मैं बताया कि 10x और 10 प्लस x में अंतर है। 10x का मतलब 10 गुणते x है, और 10 प्लस x का मतलब है कि 10 में x को जोड़ा गया है। ठीक है। 6, एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। कितना उड़ती है? 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। बहुत बढ़िया। क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं? एकदम किया जा सकता है। मिनटों में उड़ने के समय के लिए t का प्रयोग कीजिए। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। चिड़िया जो है एक किलोमीटर उड़ने में 1 किलोमीटर उड़ने में उड़ने में 1 मिनट का समय लेती है। मतलब जितना मिनट उतने में हम लोग किलोमीटर का गुणा कर देंगे। ठीक। तो अब जैसे 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है, 1
मिनट में वो कितनी जा रही है, 1 × 1 किलोमीटर। यहाँ पर हम लोग किलोमीटर लिख देंगे। 2 मिनट में कितना जाएगी, यह किलोमीटर दूरी तय कर रही है, 1 किलोमीटर गुणते 2। 3 किलोमीटर के में कितना जाएगी, 1 × 3। यह मिनट है, यह किलोमीटर उसके द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी है, 3 मिनट में इतना जाएगी। 10 मिनट में कितना जाएगी वह, 1 × 10। फिर 25 मिनट में कितना जाएगी, 1 × 25। ठीक, तो ये सब किलोमीटर होगा हम लोगों का, ये सब किलोमीटर होगा। तो टी मिनट में कितना जाएगी, टी मिनट में कितना जाएगी, टी मिनट में कितना जाएगी, 1 × टी बराबर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1t या केवल t, लेकिन हम लोग 1t लिखें। इससे 2 चीज़ें मालूम होगी कि उसकी स्पीड कितनी है, वह 1 मिनट में कितना उड़ रही है, 1 किलोमीटर। टी में टी का मान कुछ भी हो सकता है, 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, 61 मिनट, 70 मिनट, कुछ भी। जितना मिनट उतना किलोमीटर, मतलब 1 × टी आ जाएगा। इसका प्रतिरूप हम लोगों के लिए यह हो जाएगा। अब है 7वां, राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है। डॉट 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 करके रंगोली बनाया जाता है, दीपावली में आप लोग देखे होंगे। खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बनाया है। आकृति 11.5 में दिखला रहा है। उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। उसके पास डॉटेड करके बना रही है, और एक पंक्ति में कितने बिंदु हैं, 8 बिंदु हैं। एक पंक्ति में कितने हैं, 8 बिंदु हैं। ठीक, रंगोली बना रही है वह, और डॉट डॉट करके, और एक पंक्ति में उसके पास 8 बिंदु हैं। ठीक है, उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। आर पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे? यदि 8 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे? यदि 10 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे? बहुत बढ़िया, 3-4 लाइन का इसने बना दिया। अब समझिए, थोड़ा भ्रम में पड़िए, लेकिन कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा है। एक पंक्ति में कितना है, 8 बिंदु है। जैसे ऊपर हम लोग हल किए हैं, जैसे हम लोग ऊपर हल किए हैं, वैसे ही इसको हल करना है। एक पंक्ति में कितना है, एक पंक्ति में कितना है बिंदु, 8 हैं। मतलब ऐसे एक बराबर, एक पंक्ति में कितना है, 8 बिंदु है गुणते 1। 2 पंक्ति में उसके पास कितना होगा, 8 × 2। 5 पंक्ति में कितना होगा, 8 × 5। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन पर। यदि 8 पंक्तियां हों या 10 पंक्तियां हों, ठीक, तो 8 पंक्तियों के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 8 × 8। ये बिंदु है, ये सब बिंदु है बेटा, ये सब बिंदु। एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं, तो 8 पंक्तियों में कितना हो जाएगा, 8 × 8। फिर 10 पंक्तियों में कितना हो जाएगा, 8 × 10। और आर पंक्ति में कितना हो जाएगा,
8 गुणते R बराबर 8R। ठीक, ये हम लोगों का सवाल बहुत सरल और बढ़िया है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाकर आप लोग इसको देखें। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? लीला राधा की छोटी बहन है। बहुत बढ़िया। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, ये भी ठीक है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? लीला राधा की छोटी बहन है, मतलब राधा क्या है? बड़ी बहन है, और लीला क्या है? लीला राधा की छोटी बहन है, मतलब राधा बड़ी बहन है और लीला छोटी बहन है। बड़ी बहन कौन है? बड़ी बहन कौन है? राधा है। ठीक। लीला क्या है? यह छोटी बहन है। कितना छोटा है? दोनों के एज का डिफरेंस कितना है? अब किसके टर्म में पूछ रहा है यह देखना है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है, मतलब उससे 4 वर्ष छोटी है। क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। राधा पहले पैदा हुई, राधा बड़ी बहन है। ठीक। कितनी बड़ी बहन है? कितनी बड़ी है? 4 वर्ष की। ठीक। अब इसको हम लोगों को राधा की आयु में लिखना है। मान लीजिए राधा की उम्र, ये राधा हो गई, ये लीला हो गई। यह यदि 5 वर्ष है तो यह क्या है? 4 वर्ष। 4 वर्ष छोटी है तो ये कितने वर्ष की हो जाएगी? 1 वर्ष की हो जाएगी। मतलब क्या है? या 5 ऋण 4। क्यों भाई? लीला की उम्र को माने लीला की उम्र को जानने के लिए राधा की उम्र में से हम लोग क्या करेंगे? 4 वर्ष घटा देंगे। यदि राधा 6 वर्ष की हुई तो ये कितने दिन की हुई? 2 वर्ष की हुई। कैसे? तो 6 में से हम लोग 4 घटा देंगे। 6 में से 4। अब यहाँ पर सच कहिए तो यह न हो करके, मतलब लीला की उम्र हो जाएगी 5 ऋण 1, 5 ऋण 4, 4 वर्ष छोटी है, 1 वर्ष। यदि यह 6 वर्ष की होगी तो क्या होगा? 6 ऋण 4 बराबर 2 वर्ष। यदि यह 10 वर्ष की होगी तो क्या होगा? 10 ऋण 4, 10 ऋण 4। अरे भाई, राधा की उम्र में से 4 वर्ष हम लोग घटा देंगे तो लीला की उम्र मालूम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? 6 वर्ष। यदि यह 19 वर्ष की हो जाए राधा, तो 19 में से 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 वर्ष। मतलब हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, यह 4 तो हमेशा स्थिर रह रहा है क्योंकि 4 वर्ष छोटी है। यह 5, 6, 10, 19 ये क्या हो रहा है? वैरी कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? इसको यदि मान लिया जाए कि यह x है, माने यह 1 साल की है, तो क्या हो जाएगा? x में से 4 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? x - 4। यदि यह 80 वर्ष की हो गई तो उसमें से 4 घटा देंगे तो 76 वर्ष। मतलब इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे? x - 4। अच्छा, एक चीज़, हाँ ठीक है सर, राधा की आयु 100 वर्ष है, कोई बात नहीं, हमें समझा कुछ और कहेंगे लिखने के लिए।
अब हम लोगों का सवाल है 9वां। मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप लोग आराम से समझ गए होंगे। उसकी जो एज है उसमें से हमेशा हम लोगों को 4 घटाना है। यदि वह 30 वर्ष की हुई तो 30 में से 4 घटा दीजिए, 26 वर्ष की हो गई। क्योंकि 4 वर्ष का ही दोनों का अंतर है तो उसमें से 4 घटा देंगे, मतलब x मीन्स राधा की उम्र ऋण 4 बराबर लीला की उम्र हो जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 9। माँ ने लड्डू बनाए हैं, बहुत बढ़िया। उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवार के सदस्यों को दिए, फिर भी लड्डू शेष रह गए। फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। ठीक। यदि माँ ने L लड्डू दे दिए हों तो उसने कुल कितने लड्डू बनाए थे? बहुत बढ़िया। लड्डू कितने शेष रह गए? 5। मान लीजिए उन्होंने 10 लड्डू बनाया, 10 लड्डू में से उनके पास कितने बच गए? 5। मतलब 5 लड्डू तो उन्होंने दे दिया और 5 लड्डू शेष रह गए। यदि माँ ने L लड्डू दे दिए हों तो उन्होंने कुल कितने लड्डू बनाए? अब देख लीजिए। ठीक है, यह 9वां है। यह कह रहे हैं कि 9। मान लीजिए माँ ने L लड्डू दे दिया, तो अब भी पूछ रहे हैं कि उन्होंने कुल कितना लड्डू बनाया। ठीक। L लड्डू देने के बाद उनके पास कितना बच रहा है लड्डू? 5। शेष लड्डू कितने हैं? शेष लड्डू कितने हैं? 5 हैं। अब यदि उन्होंने 5 लड्डू दिया, 5 लड्डू उन्होंने दिया और यह लड्डू दे दिया, तो उनके पास कुल कितना लड्डू बचा? 5 धन 5। क्यों भाई? यह 5 तो उनके पास बच ही गया और 5 उन्होंने दे दिया, मतलब उन्होंने 10 लड्डू बनाया था। यदि उन्होंने 10 लड्डू दे दिया तो क्या बचा कि कितना बनाई थी वो? 5 धन 10, 15 बनाई थी। 15 में उन्होंने 10 लड्डू दे दिया तो 5 लड्डू शेष बच गया। उन्होंने मान लीजिए 19 लड्डू दे दिया, या दे दिया मैंने लिखा है, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। तो कितना उन्होंने बनाया था लड्डू? 5 धन 19, 24 लड्डू बनाया था। 24 में उन्होंने 19 दे दिया, उनके पास 5 शेष बच गया। अब वैसे ही उन्होंने मान लीजिए कि L लड्डू दे दिया, तो कुल कितना लड्डू उन्होंने बनाया था? 5 धन L। यह हम लोगों का आंसर होगा। जितना लड्डू उन्होंने दिया उसमें 5 हम लोग जोड़ देंगे। संतरों को बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाना है। ठीक। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है, ठीक है भाई, बड़ी पेटी है, बड़ी पेटी में से संतरों को छोटी पेटी में रखा जाता है। बहुत बढ़िया। और फिर भी 10 संतरे शेष रह जाते हैं। एक पेटी के संतरे दूसरे छोटी पेटियों में रखे जाते हैं, 2 पेटियां भर जाती हैं, 10 संतरा शेष रह जाता है। यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या को x लिया जाए तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या होगी? संतरों की
संतरों को बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में भरा जा रहा है, ठीक है। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है, बड़ी पेटी को जब खाली किया जाता है और छोटी पेटियों में रखा जाता है, तो उसके संतरों में से जो बड़ी पेटी के संतरे हैं उससे 2 छोटी पेटियां भर जाती हैं और फिर भी 10 संतरे शेष रह जाते हैं। बहुत बढ़िया। 2 पेटियों को भरने के बाद, छोटी पेटियों को भरने के बाद 10 शेष रह जाते हैं। यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या को x लिया जाए तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या होगी? एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या x लिया जाए तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या क्या होगी? बहुत बढ़िया। अब देखिए कितनी पेटियां हैं, छोटी पेटियां। सबसे पहले तो बड़ी पेटी है। बड़ी पेटी में से उठा करके उसको छोटी पेटी में रखा जाता है। जब छोटी पेटी में भर जाता है संतरा तो बड़ी पेटी में अब भी 10 संतरे शेष रह जाते हैं। मतलब अब एक पेटी में कितना संतरा आया? x आया। एक पेटी में संतरा x आया। छोटी पेटी में माना दिया भी है एक संतरा, एक छोटी पेटी में, तो 2 छोटी पेटी में कितना हो जाएगा? माना नहीं एक संतरा है ही, एक संतरा है, ठीक। एक छोटी पेटी में कितना संतरा है? x है, एक संतरा है, तो 2 छोटी पेटियों में कितने संतरे हो जाएंगे? एक छोटी पेटी धन दूसरी छोटी पेटी, x धन x, x धन x, ये दोनों जुट जाएंगे बेटा, ये दोनों जुट जाएंगे, ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ भी सजाती विजाती की बात है, चूँकि अभी आप लोगों का प्रारंभिक स्तर है इसलिए उसमें बहुत हम लोगों को जाना नहीं है। यह x धन x बराबर 2x, जैसे 5 धन 5 बराबर 2, 5 बराबर 10 होगा ना। 10 धन 10 बराबर क्या हो जाएगा? 20, माने 2 10। वैसे ही है x धन x बराबर 2x, ठीक। दोनों छोटी पेटियों में कितने संतरे आ गए? 2x आ गए। अब कितना शेष बच रहा है? 10। बड़ी पेटी में शेष संतरा भरने के बाद यहाँ लिख दीजिए, छोटी पेटियों में भरने के बाद बड़ी पेटी में शेष संतरा कितना रह रहा है? 10। मान लीजिए यह 50 हो, 2x बराबर 50 हो, तो बड़ी पेटी में कितना हो जाएगा? 2x माने 50 धन 10। यदि 2x बराबर 40 हो तो बड़ी पेटी में कितना होगा? 40 धन 10। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 10 को जोड़ देंगे, तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या, बड़ी पेटी में संतरों की संख्या, कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा? यह तो 2x आपने निकाल करके भरा है,
तो भाई पहले उसमें रखा रहेगा तभी ना। तो 2x और 10 जो है क्या है, शेष बच जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2x धन 10। भाई दोनों पेटियों में जो संतरा रखा हुआ है वह कितना हो गया हम लोगों का 2x, और 10 संतरे शेष रह जा रहे हैं, उसमें 10 जोड़ देंगे तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या मालूम हो जाएगी। जैसे यदि छोटी पेटियों में 60 संतरा आता हो तो दोनों पेटियों में मिल करके कितना आ जाएगा, 60 धन 60 बराबर 120। मतलब यह 2 गुणते 60, x मतलब एक पेटी में संतरों की संख्या, तो 2x है तो 2 गुणते x, चाहे 60 धन 60 कीजिए, कितना हो जाएगा 120, और उसमें 10 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 130। ठीक, 10 इससे जोड़ देंगे कि 10 बच गया है, 10 शेष रह गया है। इस प्रकार 2x धन 10 बड़ी पेटी में संतरों की संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 11।